हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और वक्त है 9 बड़ी खबरों का। आज हम आपको बताएंगे बिहार और राजस्थान में क्या नई सियासी उठक पटक शुरू होने वाली है और बच्चों की वैक्सीन पर आज क्या बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। अयोध्या के जमीन विवाद पर किसने किया कि मानहानि का केस का दावा कर सकते हैं। और लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की कल रात हुई हाई लेवल मीटिंग की। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर देर रात तक एक अहम मीटिंग की है। करीब 3 घंटे चली इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने खुद की और मीटिंग में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सदानंद गौड़ा, वी मुरलीधरन के साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। पिछले कुछ दिनों से ही प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने मंत्रियों और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। कल रात हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की ये 5वीं और अंतिम बैठक रही। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अटकलों के मुताबिक ये मोदी कैबिनेट में संभावित विस्तार और फेरबदल से पहले की एक्सरसाइज है। लेकिन इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक बार भी ना तो कैबिनेट का विस्तार हुआ है और ना ही कैबिनेट में कोई फेरबदल किया गया है। अकाली दल कोटे के मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। रामविलास पासवान का निधन हो गया है। उनकी जगह पर कोई नया मंत्री बनेगा या नहीं, इस पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। नए सियासी समीकरण के बीच जेडीयू के भी कैबिनेट में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लगातार मंत्रियों से बैठक करके उनके कामकाज के रिव्यू को लिया जा रहा है ताकि कैबिनेट के विस्तार में इसे हेल्प मिल सके। पिछले 1 हफ्ते से मोदी मंत्रियों से अलग अलग ग्रुप में मुलाकात कर रहे हैं। उनके कामकाज का लेखा जोखा लिया जा रहा है। मंत्री अपने रिपोर्ट कार्ड मोदी के सामने पेश कर रहे हैं। कई मंत्रियों ने अपने कामकाज का प्रेजेंटेशन भी मोदी के सामने रखा है। कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ राज्य मंत्री भी मोदी से लगातार मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते पीएम से गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मुलाकात की है। और अब तक जितनी भी मीटिंग हुई है उन सभी मीटिंग्स में अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल रहे हैं। बात करते हैं संवाददाता देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, ये सारी जो कवायद चल रही है, अब इसमें जो विस्तार की बात हो रही है, एक्सपेंशन की बात हो रही है कैबिनेट की, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना आपको लग रहा है होगा? अमित, दोनों 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना ही है और वो 20 जून के बाद और जुलाई फर्स्ट वीक के बीच में कभी भी हो सकता है। ये लगभग तय माना जा रहा है। इसमें सरकार या पार्टी के जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे सोर्स इस बात को कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होने वाला है। 20 तारीख के बाद होगा और 20 जून के बाद और 1 जुलाई के बीच में कभी भी हो सका है। दूसरी चीज की ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक का उस मंत्रिमंडल विस्तार से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हमारे टॉप सोर्सेज बता रहे हैं। और बैठक के अंदर जो बातचीत चल रही है उस बातचीत से भी ये समझ में आ रहा है कि इसका मंत्रिमंडल विस्तार से कोई लेना देना नहीं, बल्कि क्योंकि इसमें इस तरह की बात होती है कि जैसे जब मंत्री वहां बैठते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आप खुलकर अपनी बात कहें, क्या कुछ चल रहा है, जो कुछ आप देख रहे हैं आपके हिसाब से क्या और बेहतर होना चाहिए, क्या बेहतर हो रहा है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आप क्या करते हैं। इस तरह की चीजें भी जो अनौपचारिक बातचीत में आमतौर पर जो चीजें होती हैं वो होता है। फिर आपके मंत्रालय में कौन कौन सी अच्छी स्कीम चल रही है, किन राज्यों में वो बेहतर कर रही है, क्या कुछ और किया जाना चाहिए, वो जमीन पे कितना कनेक्टेड है, जन भागीदारी जोड़ने के लिए अपनी स्कीम्स में आप क्या कर रहे हैं। इस तरह की सारी चीजें को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा रहती है और इसमें कुल मिलाकर एक असेसमेंट की कोशिश होती है कि मंत्री कैसे देख रहे हैं हालात को और वो जो फीडबैक पीएम को दे रहे हैं, संगठन की भूमिका उसमें किस प्रकार से हो सकती है, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महामंत्री बैठे रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मंत्री ने ये कहा कि हमारी ये स्कीम है जो कि ग्राउंड पे कनेक्टेड बहुत अच्छा हो सकती है, अगर संगठन इसमें सहयोग करे तो वहां पर फिर संगठन की भूमिका अहम हो जाती है। संगठन ये कहे कि अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं आता तो फिर उसमें सरकार की भूमिका होती है कि कैसे संगठन को सारी इन्फॉर्मेशन दे ताकि वो जनता तक लेके जाए। तो कुल मिलाकर उस तरह का फीडबैक है कि जनता के बीच जो पल्स है वो कैसा चल रहा है। बिल्कुल, तो आपने 2 चीज तो क्लियर कर दी कि जो बैठक हो रही है उसका कैबिनेट विस्तार से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो होना ही हो, अलग चीज है। लेकिन ये बैठक जो हो रही है उसका सबसे मूल मुद्दा यही है कि फीडबैक लिया जा रहा है 2 साल के कामकाज का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और कैबिनेट में विस्तार की तो अटकलें हैं, लेकिन एलजेपी में फूट की अटकलें सही साबित हुई हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता के तौर पर मंजूरी दे दी है और लोकसभा सचिवालय ने सदन में पार्टी के नेतृत्व में बदलाव से जुड़ा सर्कुलर भी जारी कर दिया है और इस सर्कुलर के मुताबिक अब पशुपति कुमार पारस एलजेपी के संसदीय दल के नेता होंगे लोकसभा में और साथ ही चौधरी महबूब अली कैसर को उपनेता चुना गया है। लोकसभा की दलगत स्थिति में भी इस नए बदलाव को अपडेट कर दिया गया है और इसके पहले 13 जून को एलजेपी के 5 सांसदों ने मीटिंग की थी और इस मीटिंग में ही पशुपति कुमार पारस को नए नेता के तौर पर चुन लिया गया था। एलजेपी सांसदों के इस फैसले से एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर चिराग पासवान अब तक कुछ भी नहीं बोले हैं, लेकिन चिराग के चाचा और लोकसभा में एलजेपी के नए नेता पशुपति कुमार पारस ने खुलकर अपना पक्ष रखा है और कहा है कि उन्होंने पार्टी तोड़ी नहीं है बल्कि बचाई है। पशुपति कुमार पारस के मुताबिक एनडीए से गठबंधन तोड़कर चिराग पासवान ने 99% कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अनदेखिया किया था, यानी 2020 में जो बिहार चुनाव हुए थे उसमें बगावत के बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि बागी सांसद जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब तक एलजेपी के 5 सांसदों ने जेडीयू में जाने के बारे में कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा है। एलजेपी में हुई बगावत पर चिराग ने तो अभी तक कुछ नहीं बोला, लेकिन चिराग के करीबी रवि पांडे ने इन सब के लिए जेडीयू को जिम्मेदार ठहराया। पहले से भी नाराज चल रहे थे, काफी दिनों से नीतीश जी के संपर्क में बने हुए थे और नीतीश जी ने और उनकी पार्टी शुरू से ही लोजपा को तोड़ने में लगी हुई है और लगातार संपर्क में उनके नेता जदयू के वरिष्ठ नेता श्री ललन सिंह जी लगे हुए थे पार्टी को तोड़ने के लिए और बहुत सारे लोग लगे थे। चिराग पासवान की कार्य प्रणाली के विरुद्ध ये विद्रोह है, जिसकी वजह से एलजेपी विधानसभा में एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाई है और ये जो 5 सांसद हैं उसी कार्य प्रणाली की वजह से उनके खिलाफ। जेडीयू का इस टूट से कोई रिश्ता नहीं है, ये चिराग पासवान की जो कार्यशैली है ये उसके विरुद्ध विद्रोह है। बिहार की तरह राजस्थान में भी सियासी उठापटक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सचिन पायलट खेमे के बाद अब बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों ने तीखे तेवर दिखाए हैं। सोमवार को बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 में से 4 विधायकों ने अलग से मीटिंग की और अशोक गहलोत सरकार को लेकर अपनी नाराजगी खुलेआम जाहिर कर दी। यह मीटिंग विधायक संदीप यादव के घर पर हुई। मीटिंग के बाद इन विधायकों ने इशारों में तंज कसा और खुद को अभी तक मंत्री नहीं बनाए जाने पर चर्चा की। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि अगर पिछले साल बीएसपी के 6 विधायकों ने समर्थन ना दिया होता तो गहलोत सरकार पिछले साल ही गिर जाती। लगभग 1 साल पहले 11 महीने हो गए 19 विधायक कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे। यदि 10+6 हम नहीं होते तो आज सरकार की प्रथम पुण्यतिथि की तैयारी होती। इसमें कहा ये आलकमान को इस मामले में गणित लगाने की जरूरत, सीधा सा गणित है। यदि 10 निर्दलीय और 6 बसपा के लोग नए उस टाइम में सरकार बचाते तो आज सरकार की प्रथम पुण्यतिथि की तैयारी होती। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों की बगावत के पीछे सचिन पायलट का हाथ है। गहलोत से नाराज चल रहे इन कुछ विधायकों से कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बात की और पार्टी लीडरशिप के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखने को कहा और इसी बातचीत के बाद इन विधायकों ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए और इस बीच अशोक गहलोत ने भी मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगकर मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत दिए हैं। गहलोत मंत्रिमंडल में 9 पद खाली हैं, करीब 40 सीटें निगम और बोर्ड के भी खाली हैं। गहलोत नाराज विधायकों को इनमें से जगह देकर नाराजगी दूर कर सकते हैं। राजस्थान की सियासत में तनातनी के बीच सचिन पायलट आज जयपुर लौट सकते हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि सीएम अशोक गहलोत अब किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। राजस्थान के सीएम ऑफिस ने एक फरमान जारी करके कहा है कि अब मुख्यमंत्री कोई भी सीधे नहीं मिल सकता है। अगले 2 महीने तक सीएम गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे और बातचीत होगी। इस फैसले की वजह से डॉक्टर्स की सलाह बताई गई है। सियासी उठापटक के बीच सीएम गहलोत के भरोसेमंद तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने पायलट गुट पर निशाना भी साधा। जब गर्मी आती है तो परिंदे आप देखते हैं इधर उधर मारते हैं और छाया भी देखते हैं, पानी की तलाश में जाते हैं, तो वो एक स्वाभाविक एक नेचर के प्रति वो था। उसमें उसका कोई नहीं, कोई ये लोग अब पता नहीं लोग पॉलिटिकल अंदाज लगा रहे होंगे, लेकिन मेरे ऐसा कोई इसके पीछे नहीं।
और इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, एक तो यह है कि कौन कौन नाराज है, जिसमें बीएसपी के 4 तो आ गए, साथ ही साथ क्या जो निर्दलीय उनमें से भी कुछ नाराज हैं और सचिन पायलट के लोग हैं, और इन्हें मनाने के लिए जो गहलोत सरकार है वो क्या कर रही है? देखिए, फिलहाल नाराजगी बसपा के जो विधायक हैं उनमें तो बहुत ज्यादा है। इनमें से 4 जो विधायक थे, जिसमें राजेंद्र गुड़ा, लाखन मीणा, संदीप यादव और खुद वाजिब अली, जो कि ऑस्ट्रेलिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, और कल उन्होंने साफ भी कर दिया था कि पिछले 1 साल से गहलोत सरकार ये लगातार इनको वादा करती आ रही कि जो मंत्रिमंडल में इनको जगह मिलेगी, और यही वजह है कि एक जब इसी के बूते ही गहलोत की सरकार बची भी थी, नहीं तो सरकार गिर जाती, इन्होंने खुद कहा भी। इतना ही नहीं, बल्कि सचिन पायलट ने भी कुछ विधायकों से बातचीत की है, जो कि खबरें सामने आ रही है। अब ये माना जा रहा है कि तमाम विधायक एकजुट होकर एक बार फिर से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मंत्रिमंडल में इनको जगह दी जाए, और इस मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए ये लोग पूरी तरीके से प्रेशर बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आज माना जा रहा है कि कुछ एक विधायक ऐसे हैं जो कि सचिन पायलट से मुलाकात कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब राजस्थान के सियासी विवाद की तरह अयोध्या का जमीन खरीद विवाद भी खत्म नहीं हो रहा है। ट्रस्ट की तरफ से एक नई प्रेस रिलीज जारी की गई है और भक्तों से कहा गया है कि इस मामले में बहकावे में ना आए। जमीन खरीद को लेकर लगाए जा रहे आरोप राजनीतिक हैं। सारी डील सही तरीके से की गई है। आरोपों से नाराज विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाने वालों पर मानहानि का केस दर्ज करने की भी मांग की है। जमीन खरीद का पूरा गणित समझाते हुए चंपत राय ने कहा है कि ट्रांजैक्शन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका कोई आधार ही नहीं है। 18.5 करोड़ में 1.2 हेक्टेयर की जो जमीन खरीदी गई है उसका सौदा वर्तमान बाजार भाव के हिसाब से किया गया है। आरोप लगाने वालों से पहले तीर्थ क्षेत्र के किसी भी पदाधिकारी से इन लोगों ने किसी भी तथ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं ली। लैंड डील विवाद में विश्व हिंदू परिषद की भी एंट्री हो गई है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट को सलाह दी है कि उन्हें आरोप लगाने वालों के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस करना चाहिए और यह शर्त भी रखनी चाहिए कि वो कोर्ट में माफी मांगेंगे तो उनकी नहीं सुनी जाएगी। और वीएचपी ने भी कहा है कि सारे आरोप राजनीतिक कारणों से लगाए गए हैं। हमने तीर्थ क्षेत्र को सुझाव दिया है कि मानहानि का मुकदमा इस बार करना चाहिए और इस फैसले के साथ करना चाहिए कि माफी मांगने पे छोड़ेंगे। ये पूरा का पूरा डील ट्रांसपेरेंट है, वेल कंसिडर्ड है, स्वस्थ है। विश्व हिंदू परिषद की तरह अयोध्या के दूसरे तमाम लोग भी इसको लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं कि किस तरह से आरोप जो लगाए गए हैं उनमें तथ्य कम है। विश्व हिंदू परिषद की तरह अयोध्या के साधु संत भी काफी हैरान हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने कहा है कि इस मामले की हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए और अगर कोई दोषी होता है तो उस पर एक्शन भी हो। संजय सिंह जी, अगर जांच में ये लोग सही नहीं पाए गए तो आप ऊपर मैं राजू दास 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करूंगा। इसके नाते 50 करोड़ का मानहानि का दावा करूंगा क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद पर उंगली उठा रहे हैं। जो हिंदू जनमानस के ऊपर उंगली उठाना हुआ, इसके नाते मैं सरकार से निवेदन करूंगा, ट्रस्ट के और लोगों से निवेदन करूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। और ट्रस्ट के जवाब के बावजूद आरोप लगाने वाले अपनी बात पर अड़े हैं और जांच की मांग भी कर रहे हैं। इस विवाद में अब कांग्रेस की एंट्री हुई है। इतने ज्यादा नहीं बढ़ गए जितना ये बता रहे हैं। उसके अगल बगल भी जमीन है, आप चाहें तो घूम के वहां जमीन का रेट क्या है लोगों से पता कर सकते हैं। ये सब के सब प्रॉपर्टी डीलर हैं और ट्रस्ट के साथ मिलकर जमीन खरीदवा रहे हैं और पैसे की बंटर बांट कर रहे हैं। पूरी अयोध्या में ये खेल पूरी मजबूती से चल रहा है और मैं इस खेल की जांच की मांग करता हूं कि इस खेल की पूरी मजबूती से जांच होनी चाहिए कि कौन कौन लोग जमीन खरीदने में, जमीन बेचने में शामिल हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। साफ है कि भाजपाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से एक शब्द नहीं सीख पाए। उल्टा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित हुए चंदे का घृणित दुरुपयोग
वह मंदिर की जमीन खरीदने में करोड़ों का घोटाला जग जाहिर है। इस पर बात करने के लिए संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए। विशाल, जो आरोप लगाए जा रहे हैं जमीन घोटाले के, उस पर एक बात क्लियर कर दीजिए। पहली चीज है कि जमीन के जो दाम है वो कागज में ज्यादा है। दूसरी बात है कि ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो पूरी तरह से साफ हुआ, यानी कि बैंक टू बैंक हुआ है। तो फिर क्या आरोप कहां तक सही होते हैं? देखिए अमित, इस पूरे मामले में जब से समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई संडे के दिन, और आज मंगलवार हो चुका है, यानी कि लगभग अब 48 घंटे बीतने को हैं, ट्रस्ट की तरफ से पहले अध्ययन किया गया है और उसके बाद इस मामले में ट्रस्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो न सिर्फ इस मामले में कोर्ट में मानहानि का मुकदमा करेंगे, बल्कि जो लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं, जो लोग राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं विद्वेष के चलते, उनके खिलाफ ट्रस्ट अब काफी आक्रामक नजर आ रहा है। ट्रस्ट की तरफ से साफ किया गया है कि जो जमीन के दाम पे किए गए हैं 18 मार्च 2021 की डील में, एग्रीमेंट में, उसमें साफ हो जाता है कि जो मौके पर, यानी कि जो खुले बाजार में जमीन के दाम है, उससे काफी कम रेट पे दाम लिए गए हैं, क्योंकि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जब किसी का मकान एक्वायर करता है, किसी की जगह एक्वायर करता है, तो मौजूदा रेट से 4 गुना ज्यादा उसको जो दाम होते हैं वो दिए जाते हैं। ऐसे में चंपत राय का साफ तौर पे कहना है कि जो डील की गई है, जो एग्जीक्यूट किया गया है एग्रीमेंट, जिसमें आरटीजीएस के पेमेंट किए गए हैं, जिसमें सरकार को किसी भी तरीके का जो कर का नुकसान हो सकता है वो नहीं किया गया है, तो ऐसे में जो सवाल उठाए जा रहे हैं ये पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं, पूरी तरीके से गलत हैं, और इसी वजह से ट्रस्ट अब तैयारी कर रहा है कि इस मामले को लेकर के वो कोर्ट में जाएगा, मानहानि का दावा करेगा, और न सिर्फ ट्रस्ट करेगा बल्कि अयोध्या के जो साधु संत हैं, हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं, महंत राजू दास, जिनकी बात अभी हम इंडिया टीवी के दर्शकों को दिखा रहे थे, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि वो 50 करोड़ रुपए का ट्रस्ट है अब वो हानि करेंगे। आकर जवाब दे रहा है जो आरोप लगाए गए हैं उन पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों की कोरोना वैक्सीन पर एक अच्छी खबर आई है। कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों की स्क्रीनिंग आज से एम्स के दिल्ली में शुरू होने जा रही है। यानी आज से उन 6 से 12 साल के बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा जिन पर कोवैक्सीन की दवा को ट्रायल किया जाएगा। यानी कि 6 से 12 साल के बच्चों के बाद दिल्ली एम्स में 2 से 6 साल के एज ग्रुप के बच्चों में ट्रायल होगा। इसके बाद यह ट्रायल आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग केंद्रों में होने जा रहे हैं, जिसमें कुल 525 बच्चे शामिल होंगे और इनमें से बच्चों के 3 ग्रुप बनाए गए हैं। एक ग्रुप में 175 बच्चे और पहले ग्रुप में 12 से 18 साल की उम्र के बच्चे होंगे, जबकि दूसरे ग्रुप में 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे शामिल होंगे और तीसरे ग्रुप में 2 से 6 साल के उम्र के बच्चों को शामिल किया जाएगा। संवाददाता गोनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई है। गोनिका, यह प्रोसेस आप कब तक शुरू हो जाएगा? गोनिका, आपको आवाज मिल रही है? जी अमित, एक बार सवाल रिपीट करें। मैं ये बोल रहा हूं कि आखिरकार ये जो सिलेक्शन है, स्क्रीनिंग है, कब तक शुरू हो जाएगा? देखिए बिल्कुल, इससे पहले जो है जो 3 ग्रुप में बेसिकली इसे बांटा गया है कि कोवैक्सीन में जो बच्चों का ट्रायल होगा उसे 2 से 6, 6 से 12 और 12 से 18। 12 से 18 के बच्चों का एनरोलमेंट भी हो चुका है और उन्हें फर्स्ट डोज जो है कोवैक्सीन का वो भी दिया जा चुका है। अब सेकंड ग्रुप जो बांटा गया है, यानी कि 6 से 12 साल के बच्चों का आज एनरोलमेंट शुरू होगा। आज 10 बजे के बाद ये एनरोलमेंट शुरू होगा, जिसमें जो बच्चे इस ट्रायल में शामिल होना चाहते हैं वो आकर अपना एनरोलमेंट करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, बल्कि बाकायदा पेरेंट्स का कंसेंट भी लिया जाएगा और बच्चों की सबसे पहले टेस्टिंग होगी। तमाम तरह के जो भी उनके फिजिकल टेस्ट है, कोरोना का टेस्ट है, सारे टेस्ट क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद ही कोई बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा इस ट्रायल के लिए, और जब वो बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा तो उसके बाद उसे फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का दिया जाएगा। और जब फर्स्ट डोज इन्हें दे दिया जाएगा तो करीब इसके 1 से 1.5 हफ्ते बाद अगले ग्रुप का शुरू होगा, यानी कि 2 से 6 साल के बच्चों का। काफी छोटे बच्चे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज से ही 10 बजे के बाद से पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर इसके रिजल्ट आए और बच्चों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाए। कब होगी भगोड़े मेहुल चौकसी की घर वापसी, बताएंगे ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।